फ्रेंड्स, आप लोगों के हमारे चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। आज हम लोग कल हम लोग पढ़े थे फर्स्ट पार्ट। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पहला चैप्टर है, उसका सेकंड पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे। कल हम लोगों ने सेफ्टी के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोगों ने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो टाइमली आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, है ना। और लाइक नहीं किया आप तो लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ आपको क्या डाउट है और हमें कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए। या फिर कोई ऐसा लगेगा आपको कि हाँ कोई चीज़ हमें सही करने की ज़रूरत है, तो आप लोग ज़रूर हमें एक सजेशन दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है गाइज, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था। आज हम लोग इसके आगे फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हमारा यहाँ से अगला टॉपिक रहेगा वैद्युतिक दुर्घटनाएं। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक से होने वाली जो दुर्घटनाएं होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, वैद्युतिक दुर्घटना अथवा खतरे से अभिप्रिय किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगने से है। ठीक है, इसी आपको समझ में आ रहा है, मतलब जो चीज़ अभी आपको बताया टॉपिक से ही पता चल रहा है। आगे देखते हैं। देखिए, वैद्युतिक क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है। इसको अच्छे से समझना है, बारीकी से डीपली हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। जिसमें कार्य के दौरान निरंतर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। हम लोग अगर थोड़ा सा भी अगर सावधानी नहीं रखते हैं तो दुर्घटना हो सकती है। प्रशिक्षु आदि स्वयं को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य करें तो सुरक्षित तरीके से विद्युत संबंधी कितने ही जोखिमपूर्ण कार्य को सहज एवं सरल भाव से संपन्न कर सकते हैं। मतलब हम लोगों को समझ में आना चाहिए, और समझ में आ भी रहा है। इस टॉपिक के नाम से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग जो भी काम को करें उसको मन से करें, हैं, संवेदनाशील बनाए रखें, अपने आप के धैर्य के साथ करें, जल्दी जल्दी ना करें, हड़बड़ दड़बड़ में कोई काम ना करें, वरना दुर्घटना हो सकती है। ठीक है गाइज, तो आप लोग ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए फिर अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए यहाँ से अगला टॉपिक है विद्युत झटका लगने के कारण। देखिए, विद्युत झटका लगने का कारण क्या है, आखिर क्यों हम लोग को विद्युत झटका लगता है। ठीक है गाइस, देखिए, जब सामान्यतः 90 वोल्टेज से अधिक वोल्ट होने पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाती है। हमें एक तीव्र झटके का अनुभव होता है। यही झटका विद्युत झटका कहलाता है। ठीक है गाइस, 90 वोल्ट से अधिक जब वोल्टेज होता है तो हमारे बॉडी के अंदर जब टच करता है तो एक इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है, झटका लगता है, उसे ही विद्युत झटका कहते हैं। इसका मुख्य कारण विद्युत धारा की तीव्र गति, विद्युत धारा की जो गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। गाइज, अब हवा का जो प्रेशर होता है, एयर जो होता है ना, जो वातावरण में जो एयर की स्पीड होती है, लगभग इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड भी उतनी ही होती है, ऐसा मान के चलिए आप लोग। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। जो हमारे शरीर और धमनियों में, धमनी मतलब दिमाग में हो रहे रक्त प्रवाह की गति के माध्यम समझ स्थापित नहीं कर पाती और व्यक्ति को काफ़ी तीव्र विद्युत झटका लगता है। समझ में आ रहा है। आपका ब्लड जो है, एक तरीके से समझिए तो आपका ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, जिससे आपको बहुत तेज़ से झटका लगता है। आपका जो दिमाग है वो काम करना अचानक से बंद कर देता है। आपके दिमाग में एक बहुत तेज़ का मतलब एक सिग्नल पहुंचता है बहुत ज़्यादा स्पीड से। स्पीड क्या है, यही जो ऊपर में दिख रहा है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक सिग्नल जाती है, जिसके कारण आपको झटका का महसूस होता है, जिसे विद्युत झटका कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला क्या है, विद्युत झटके के कारण होने वाली शारीरिक हानियाँ। इलेक्ट्रिसिटी से जो आपको शॉक लगेगा तो उससे हानि क्या हो सकता है आपको, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, विद्युत झटका लगने पर मनुष्य के शरीर को निम्नलिखित क्षतियाँ हो सकती है। देखिए, इसमें निम्नलिखित क्षतियाँ बताया गया है। जैसे 1 नंबर में देखिए पॉइंट दे करके, शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। वायर मान लेते हैं आपके शरीर पर कहीं टच हो जाता है तो वहाँ पर छाले पड़ सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में देखिए आप, किसी अंग का मांस जल सकता है। तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए रक्त प्रवाह हो सकता है, मतलब आपके हाथ से मतलब खून बाहर निकल सकता है ना, ब्लडिंग हो सकती है आपको। आपका शरीर में कोई भी मांस जल सकता है, कहीं से जहाँ पे आपको शॉट लगता है वहाँ जलन हो सकती है। 4 नंबर पॉइंट में देखिए श्वास में रुकावट उत्पन्न हो सकती है, आप सांस सही से नहीं ले पाओगे। आपका सांस नहीं ले पाने का रीज़न ये हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट जो लगेगा तो आप सही से सांस नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन सही से वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, जिसके कारण आप सांस भी नहीं ले पाओगे। 5 नंबर पॉइंट में देखो, व्यक्ति बेहोश हो सकता है। अगर आपको शॉट लगता है तो आप बेहोश भी हो सकते हो। 6 नंबर पॉइंट में देखो, हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा तो आपका जो हृदय है वो पंप नहीं कर पाएगा, तो जिसके कारण आपका मृत्यु भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड गति नहीं रहेगा तो आपका मृत्यु हो सकता है। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग।
अगला देखिए, विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना। विद्युत, मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जिसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, ठीक है गाइस, तो उसे बचाना कैसे है। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ किसी को शॉक लग रहा है तो उसे बचाएंगे कैसे, तो उसके बारे में हम लोग सावधानियाँ समझते हैं कि हम लोग कैसे बचाएंगे। ऐसा नहीं कि उसके बचाने के लिए जाते हैं और हमें भी इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो पता चला वो तो गया, आप भी चले गए उसके साथ। तो ये सब चीज़ों को सावधानी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और गाड़ी से ठोकर लगना दोनों में बहुत अंतर है। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है गाइज। तो देखिए, इसमें इस टॉपिक को कवर किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत के संपर्क में आ गया हो, अर्थात विद्युत झटके के कारण सप्लाई लाइन से चिपक गया हो, तो उसे तत्परता से निम्न प्रकार छुड़ाएं। मतलब उसे अगर तार में अगर चिपक गया हो तो उसे छुड़ाना कैसे है उसका भी देखिए कई टाइप है, पॉइंट है। इस तरीके से हम लोग पॉइंट को कवर करते हैं। देखिए, मशीन या उपकरण का स्विच ऑफ कर दें। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका कोई मशीन में, अगर जैसे मान लीजिए आपके घर पे मोटर लगा हुआ, आप गए मोटर चालू करने और वहाँ पे आपको करंट लगने लगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ भी मेन स्विच लगा हुआ है उस स्विच को ऑफ कर देना है, हाँ। अथवा उनकी मेन लोड का प्लग टॉप निकाल दें, ठीक है गाइस। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, जो भी मेन लोड का जो प्लग टॉप होगा उसे निकाल दें, अथवा विद्युत लाइन में मेन स्विच को ऑफ कर दें। मेन स्विच ऑफ कर देंगे आप तो क्या होगा, आपकी पूरी घर की लाइन या आपकी पूरी कंपनी की लाइन ऑफ हो जाएगी, जिससे उस व्यक्ति का जान बच सकता है, ठीक है गाइस। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, यदि उपरोक्त कुछ भी कर पाना कठिन हो तो स्वयं रबर की चटाई, सूखी लकड़ी की वस्तु या प्लास्टिक की मोटी वस्तु आदि पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से छुड़ाएं। अगर अगर आप ये सब चीज़ संभव ना हो, ऐसा लगे कि अगर मान लेते हैं कि 5 तल्ले का बिल्डिंग है, आप सबसे ऊपर वाले तल्ले पर खड़े हैं और किसी व्यक्ति को ऊपर में करंट लग रहा है, तो आप तो ग्राउंड फ्लोर पे आओगे नहीं स्विच ऑफ करने। तो उस स्थिति में अगर आपके पास कोई सूखी लकड़ी है तो आप उस पर खड़े हो जाएं, क्योंकि आप इंसुलेटर आपको होना जरूरी है। अगर ग्लव्स है, रबर का ग्लव्स है, तो आप अपने हाथ में, पैर में जूता, सेफ्टी शू और हाथ में ग्लव्स फटाक से जल्दी से पहन ले, या रबर की चटाई हो तो उस चटाई पर खड़ा होकर के और उस व्यक्ति को छुड़ाएं, ताकि आप भी सेफ रहें और व्यक्ति भी, ठीक है गाइस। अगला पॉइंट देखते हैं, 3 नंबर पॉइंट जो है, यह ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए, जिससे उसकी अधिक चोट न लगे। अगर जब छोड़ेंगे, क्योंकि उसके पीड़ित का जो है होता क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट लगने से बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। तो ऐसा हो कि पीड़ित को आप तार से छोड़ाए और अचानक से ज़मीन पर गिर गया तो उसे अधिक चोट लग सकती है ना। तो इन सब चीज़ों को सावधानी से करना है और ऐसे कोशिश करना है कि उसकी जान बच जाए और आपकी भी साथ में, क्योंकि आप छुड़ाने जाओगे तो सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए गाइस, अगला पॉइंट जो है, खतरे दुर्घटना से बचाओ। हम लोगों को खतरा जो होता है, दुर्घटना जो हो रहा है, उससे बचना कैसे है, उसका इधर नेम टाइप दिया गया है। ये जो पूरा चैप्टर है, इस पे पूरा सेफ्टी के बारे में देखिएगा। सेफ्टी फर्स्ट है ना, कोई भी काम करने से पहले सेफ्टी बहुत जरूरी है। इस चैप्टर को आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। जहाँ पे आप लोगों को समझ में ना आए वहाँ हमसे जरूर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है गाइज। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के लिए बार बार कहना ना पड़े, आप लोग समझदार हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है गाइज। अगले देखते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे कार्य क्षेत्र में घटित होने वाली दुर्घटनाओं एवं खतरों से बचाव के लिए निम्न महत्वपूर्ण बातों को संज्ञान में रखना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार हैं, ठीक है गाइस। देखते हैं कौन कौन सी बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए बचाव के लिए, अपने झटका से बचाव के लिए। देखिए नंबर 1 पॉइंट में देखिए, सुरक्षात्मक चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाना चाहिए, है ना गाइस। मान लेते हैं कि कहीं सिगरेट नहीं पीना है तो वहाँ पे हमें निषेधात्मक का चिन्ह लगाना है। कहाँ बिना सेफ्टी का नहीं जाना, वहाँ पे हमें निषेधात्मक का चिन्ह लगाना है, ठीक है गाइस। ये सब आगे बताएंगे। देखिए अभी दूसरा नंबर पॉइंट में देखते हैं, विद्युत यंत्रों एवं मशीनों पर खतरे का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए, ठीक है गाइस। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट में देखिए, प्रत्येक मशीन के पास उस मशीन द्वारा घटित होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से संबंधित सावधानियों का चार्ट अवश्य लगाना चाहिए, बिल्कुल। 3 नंबर जो पॉइंट है, आप देखिए किसी भी मशीन अगर कहीं भी लगा हुआ है तो वहाँ पे एक बोर्ड आपको लगाना चाहिए। उस मशीन से जो बेसिकली जो घटना हो सकती है, जो हमेशा होती है ना, उसको जो संभावना है कि ये हो सकती है, उस बोर्ड पे आपको हमेशा लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके आसपास से गुजरे या उसके पास जाए तो इन सब बातों को लेकर के वो सावधान रहें, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट देखिए, किसी भी मशीन को स्पर्श करने से पूर्व उसका अर्थिंग दोष अवश्य जांच लेना चाहिए। मान लेते हैं आप किसी मशीन पर काम करने जा रहे हैं तो आपको पहले उसका देखना चाहिए कि उसका प्रॉपर अर्थिंग है कि नहीं। देखिएगा कई मशीन में आपको दो अर्थिंग मिलती है। ये क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी एक अर्थिंग, मान लेते हैं कि तार कट गया या फिर कहीं कार्बन लगने के कारण अर्थिंग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो उस पर दूसरा अर्थिंग काम करने के लिए लगाया जाता है, ताकि आपका मशीन जो है प्रॉपरली अर्थिंग रहे, प्रॉपरली ग्राउंड रहे। अर्थिंग दोष नहीं होना चाहिए, है ना। अर्थिंग वाला जो फॉल्ट है होना नहीं चाहिए, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में देखिए, आग बुझाने वाली रेत से भरी बाल्टियों को आग बुझाने के संयंत्रों से उचित दूरी पर रखें।
ठीक है गाइस। देखते होइएगा पेट्रोल पंप पे आप जाते होंगे पेट्रोल लेने के लिए, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता होगा कि बालू बालू भर करके बाल्टी में रखी रहती है, लाल कलर से पेंट रहता है। ठीक है गाइस। उसके बाद 76 नंबर पॉइंट में देखते हैं, प्रत्येक औजार को उससे संबंधित टूल किट में ही रखना चाहिए। क्या होगा, आप मान लेते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपको पता है ना कि आपका जो टूल किट है कौन सा किट में कौन सा औजार है, ये चीज़ आपको पता हो। और मान लेते हैं आप जहाँ से जो औजार निकाले उसको वहीं रखें, ताकि कभी इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़े तो सीधा वहाँ से निकाले और फिर काम कर ले, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास खोजने का टाइम नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट में देखिए, प्रत्येक कार्यशाला उद्योग घर में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऐसे स्थान पर स्थापित होने चाहिए जहां विद्युताकार सरलता से पहुंच सके। देखिएगा कई जगह कई घर में आपको देखने को मिलता होगा कि वहाँ पे आप जाओगे तो गेट के पास बाहर में ही आपको वहाँ पे एमसीबी बॉक्स मिल जाएगा। और क्यों लगाया जाता है वहाँ पे, ताकि आप मान लेते हैं कि घर में इलेक्ट्रिक से आग लगा तो आप सीधा बाहर आओ और सीधा एमसीबी से अपने पूरे घर का लाइट ऑफ कर दो। इसके लिए इसको बाहर लगाना चाहिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे और आपके घर में सब लोग सुरक्षित रहेंगे और कोई भी दुर्घटना से आप सभी लोग बचे रहोगे। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट में देखेंगे, प्रत्येक कार्यशाला में प्राथमिक उपचार चित्र आवश्यक लगाना चाहिए। उसका उपचार क्या है, अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को शॉट लग जाता है तो उसको उपचार क्या करना है, वो सब चीज़ उस सब के लिए एक मतलब प्रत्येक जगह पे एक सिंबल लगाना चाहिए, एक चित्र लगाना चाहिए, उपचार चित्र, ताकि उसको देख करके कोई भी व्यक्ति अपना उपचार कर सके। देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। खतरा एवं दुर्घटना एक दूसरे के पूरक है। कार्यस्थल में जहाँ खतरा रहता है, जैसे बिखरा बिखरा पड़ा तेल, टूटे तारों के संयोजन आदि, वहाँ पर दुर्घटना होने की प्रबल संभावना रहती है। अतः इसकी पहचान तथा बचाव का अध्ययन दुर्घटना के संदर्भ में किया जा सकता है। ठीक है गाइस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये सुरक्षा, ये सेफ्टी के बारे में है। यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए सुरक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ सुरक्षित रहना है। ठीक है गाइस। किसी भी अनचाही आंशिक दुर्घटना जो किसी भी व्यक्ति या उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। ठीक है गाइस, जो बचाव ही सुरक्षा कहलाता है। ठीक है गाइस। मान लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो सुरक्षा का मतलब जो है ये बताया गया है कि सुरक्षित रहना ही जो वातावरण में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आसपास में जो आपके साथ जो प्रभावित होती है, उससे बचाव ही सुरक्षा कहलाता है। ठीक है। किसी भी स्थान अथवा कार्यशाला में दुर्घटना से बचने के लिए विभिन्न सुरक्षा संकेत उपलब्ध होते हैं। देखिएगा कोई भी कंपनी में जाइएगा तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, हर जगह सावधानियों के लिए बोर्ड लगा होता है ना गाइस। उसके बाद आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त कार्यशाला में कार्य करते समय कुछ विशेष सावधानियां अथवा नियम भी वर्जित किए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। ये संकेत तथा नियम ही सुरक्षा की कुंजी होते हैं। समझ रहे गाइस। इससे आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि हम लोग कहीं भी अगर कोई भी इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का सिंबल जो है, जो पोस्टर है, उन सब चीज़ को लगाना ज़रूरी है, ताकि कोई भी आदमी जो देखे तो उसे ये चीज़ समझ में आ जाए, कोई भी व्यक्ति को समझ में आ जाए कि कहाँ पे कौन सा चीज़ हमें करना है, कहाँ धूम्रपान करना है, कहाँ ग्लव्स लगाना है, कहाँ गूगल लगाना है, कहाँ आपको शूज़ पहनना है ना गाइस। तो ये सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपरली वहाँ पर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, चित्र होना चाहिए। ठीक है गाइस। आगे अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, सुरक्षा नियमों की आवश्यकता। सुरक्षा नियम की आखिर आवश्यकता ही क्यों है। तो इसे आपको तो क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। किसी भी कार्य में सुरक्षा जागरूकता एक महत्वपूर्ण अवस्था है। अतः प्रत्येक कारीगर अर्थात विद्युताकार को सदैव सुरक्षित कार्यकारी स्वभाव का बनने के लिए प्रयत्न रहना चाहिए। सुरक्षित कार्यकारी स्वभाव सदैव जन धन एवं सामग्री की रक्षा करता है। असुरक्षित स्वभाव से सदैव निम्न कोटि का उत्पादन, न्यून लाभ, दुर्घटना आदि परिणाम ही प्राप्त होता है। अतः दुर्घटनाओं तथा वैद्युतिक आघातों से बचने के लिए विद्युताकार को सदैव कुछ सुरक्षा बिंदुओं का अनुपालन करना चाहिए, क्योंकि एक प्रसिद्ध, आगे देखते हैं यहाँ पे, एक प्रसिद्ध कहावत के अनुसार विद्युत एक उत्तम सेवक परंतु एक अधर्मी स्वामी है। अतः
वजूतकार द्वारा समय समय पर इन सुरक्षा नियमों को सीखना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए तथा उनका अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, इससे ये बताना चाह रहा है या फिर इस पॉइंट से हम लोग को ये समझना चाहिए कि हमें अपने सेफ्टी का जो भी रूल रेगुलेशन है उसे भूलना नहीं चाहिए। टाइम टू टाइम उसे हम लोगों को याद करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जाने से पहले उसकी सेफ्टी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर वहाँ पे हम लोग कोई भी काम करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका, साधारण सुरक्षा नियम। देखिए साधारण जो सुरक्षा का नियम है वो क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए जब भी हम संपूर्ण सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें अपनी सुरक्षा के साथ ही मशीनों की सुरक्षा तथा कार्यखंड की सुरक्षा भी निहित करते हैं। कार्यशाला में प्रशिक्षण लेने वाले हर परीक्षार्थी का एवं प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर चुके हर कार्मिक का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित 3 बातों की जानकारी अवश्य रखें। ठीक है गाइस, साधारण में 3 बातों का ध्यान हम लोगों को हमेशा रखना चाहिए। वो 3 बातें आखिर है कौन सा, देखिए यहाँ पॉइंट में दिया गया है, स्वयं की सुरक्षा। पहले तो हमें खुद की सुरक्षा रखनी चाहिए, दूसरा नंबर पॉइंट में देखिए मशीनों की सुरक्षा, और तीसरा नंबर में कार्यखंड की सुरक्षा। टाइम पे हमें काम करना है और सुरक्षित के साथ काम करना है, मशीन की साफ सफाई रखनी है और अपने आपको हेलमेट, ग्लव्स, शूज जो भी है उन सबको पहन करके रहना है काम करने के टाइम पे। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्वयं की सुरक्षा। उसे जो पॉइंट जो है ऊपर में 1 नंबर पॉइंट को उसे डिफाइन किया गया है यहाँ पे। देखिए स्वयं की सुरक्षा, जब कोई कारीगर संपूर्ण जानकारी के बिना किसी मशीन या औजार का प्रयोग करता है तो वह दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसलिए कार्यशाला में कारीगर द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। और नियम कौन सा है, देखिए यहाँ पे कौन से नियम का पालन करना चाहिए। कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर चलना चाहिए, क्योंकि मशीनों से निकली लोहे की छीलन पैर में लगने से घाव होने का भय रहता है। इसके लिए स्टील कैप बूट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि शूज़ पहनना बहुत जरूरी है। जो स्टील कैप होता है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में, देखिए स्टील अंगूठा कैप जो है यहाँ पे आगे होता है। जब सेफ्टी शू आप लेंगे तो उसमें आगे स्टील का इस तरीके से लगा होता है। और देखिए औद्योगिक जूते किस तरीके के उसके जो बूट होते हैं पीछे इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है उसी के बारे में लिखा गया है, स्टील कैप बूट। देखिए यहाँ पे अगला, देखिए अगला पॉइंट दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पे है, कार्यशाला में कार्यशाला में कभी भी ढीले कपड़े, टाई, मफलर आदि पहनकर कार्य न करें। इनसे चलती मशीनों पर दुर्घटना होने का सदैव भय रहता है। समझ रहे हैं आप, क्योंकि टाई अगर पहनते हैं, मफलर पहनते हैं तो फंस सकते हैं मशीन में, कल ही आपको बताए थे। देखिए अगला पॉइंट, मशीन पर कार्य करते समय किसी दूसरे कारीगर के साथ बातचीत न करें, अपना ध्यान सदैव अपने कार्य में लगाएं। ऐसा करने से दुर्घटना होने का भय भी कम रहता है। ठीक है गाइस, क्योंकि आप अपने काम पे मान लेते हैं कि हंसी मजाक करने के चक्कर में आप कहीं और देखने लगे, आपका हाथ मान लेते हैं मशीन में फंस गया तो आपके हाथ कट सकती है, चोट लग सकता है, घाव हो सकती है। तो इन सब चीज़ से सावधान रहें। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट यहाँ पे है, किसी भी मशीन की पूर्ण जानकारी न होने पर मशीन को न चलाएं, क्योंकि यह आपके लिए दुर्घटना का कारण बन सकती है। समझ रहे गाइस, किसी भी मशीन का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसे नहीं चलाना चाहिए आपको बिना नॉलेज का। उसके बाद उसका अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट है, किसी चलती मशीन के साथ छेड़खानी करना दुर्घटना को बुलावा देना है। इसलिए चलती मशीन के सहारे न तो खड़े हों और न ही उसके पुर्जों जैसे बेल्ट आदि को फर्श करना चाहिए। ठीक है, स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि नहीं तो उसमें आपका हाथ पैर या फिर कुछ भी फंस करके अगर उसमें फंसता है तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, फिर आगे देखिए अगला पॉइंट जो है, किसी चलती मशीन के पास यदि खड़े होकर कार्य करना हो तो चलती मशीन पर सुरक्षा गार्ड अवश्य लगाएं। जैसे देखते होइएगा आप, साइकिल के ऊपर साइकिल चलती है तो उसके ऊपर जो मोटर गार्ड लगा होता है ना, बाइक के ऊपर देखे होंगे मोटर गार्ड लगा होता है। क्यों, क्योंकि सुरक्षा के लिए वो लगाया जाता है, ताकि आपके ऊपर छीटा ना पड़े, कुछ फंसे ना, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उसे गार्ड जो है, सुरक्षा गार्ड आपको लगाना चाहिए, ताकि आप मान लेते कोई भी काम करें तो आपका हाथ पैर उसमें न लग जाए, न कोई, नहीं तो दुर्घटना का शिकार आप भी हो सकते हैं, जिन्हें दुर्घटना, है ना, इससे दुर्घटना का भय नहीं होता। फिर अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, कार्यशाला के अंदर किसी भी लटकते हुए वजन के नीचे खड़े होकर काम ना करें, क्योंकि वजन के गिरने से दुर्घटना हो सकती है। बड़े बड़े इंडस्ट्री में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, बड़े बड़े भारी भारी वजन का वहाँ पर मशीन सब होते हैं, जिसे रिपेयरिंग के लिए, सर्विसिंग के लिए लेकर के जाया जाता है। तो उसके नीचे से जाना वर्जित होता है, मना होता है, और उसके नीचे तो काम बिल्कुल ही नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, यदि कोई भी कारीगर किसी ऊपरी स्थान पर कार्य कर रहा है तो
चाहिए कि वह हर औजार को मजबूती से पकड़कर कार्य करे, क्योंकि स्पेनर, हैमर या चीजल जैसे औजार नीचे गिरने पर किसी भी कर्मचारी को जोखिम कर सकते हैं। ऐसे कार्यशाला में भी कर्मचारियों को हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आपको भी ध्यान रखना चाहिए, जो भी आप औजार पकड़े उसको अच्छे से पकड़ के रखें, जो भी टूल से आप काम कर रहे हैं उसे अच्छे से पकड़ के रखें। और जो नीचे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उन्हें अनिवार्य होना चाहिए कि वो बिना हेलमेट के नीचे काम नहीं करेंगे, उन्हें सेफ्टी हेलमेट पहन करके काम करना चाहिए गाइस। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, चलती हुई मशीनों का स्नेहन स्नेहन मतलब उसमें जो ऑयलिंग होता है, ग्रीसिंग होता है, उसे करते समय तेल कुप्पी का प्रयोग करना चाहिए। तेल कुप्पी का प्रयोग करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि चलती मशीन में तेल या ग्रीस ना दे, क्योंकि उसमें भी आपको क्या हो सकता है कि आपके हाथ पैर फंस सकता है, उंगलियाँ आपकी उसमें फंस सकती, दब सकती है, जिसके कारण दुर्घटना हो सकता है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मशीन को बंद करके फिर उसमें तेल डालें या फिर ग्रीसिंग करें। फिर अगला पॉइंट देखिए, किसी भी बाहरी व्यक्ति को कार्यशाला में लाने से पहले उसे कार्यशाला के मौलिक सिद्धांतों की जानकारी दे देनी चाहिए। यह कारीगर का ही कर्तव्य होता है। ठीक है गाइज, बिल्कुल ये जो है, कोई भी हम नया व्यक्ति आपकी कंपनी में आता है तो उससे बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों का उसे नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो जाएगा कहीं भी घुस जाएगा, पता चला कि ऊपर से कुछ गिर गया, कोई मशीन में फंस गया, तो उस तरीके से भी दुर्घटना हो सकती है। अगला पॉइंट देखिए, चलती हुई मशीन की मरम्मत कभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, मान लेते हैं कि आपका मशीन चल रहा है, उसमें आप साफ सफाई करने चले गए तो आपका हाथ से फंस सकता है। आपका फैन है, स्टैंड फैन है घर में, उसमें ही आप साफ सफाई करेंगे तो आपका हाथ फंस जाएगा, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। देखिए अगला पॉइंट, यहाँ पे अगला पॉइंट जो है देखिए, बिजली के तारों को चलते हुए पार्ट्स के ऊपर से नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर रगड़ खाने से इंसुलेशन कट सकता है तथा कारीगर को विद्युत झटका लग सकता है। इसमें क्या है, कारीगर को अगर, क्योंकि सिंपल है, अगर आप कहीं से भी लेकर के जाते हैं तो बार बार घर्षण होने के कारण उसका इंसुलेशन, जो वायर का इंसुलेशन है वो खराब हो जाएगा और आपका इंसुलेशन कट जाएगा, जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है। इससे भी सावधान रहना। अगला पॉइंट देखिए, अधिक भारी सामान को धैर्यपूर्वक उठाना चाहिए, लापरवाही के कारण मोच आने या अन्य दुर्घटना होने की संभावना रहती है। बिल्कुल, बड़ी अगर बहुत ज़्यादा भारी वजन हो तो उसे क्रेन से उठाना चाहिए, अपने इसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और जल्दी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, हेलमेट वाले औजारों जैसे फाइल स्केपर आदि का प्रयोग बिना हेलमेट के बिना हैंडल है ना, हम हेलमेट पहनने लगे हैं, हैंडल के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हाथ में घाव लगने का भय रहता है। आपको जैसे ऊपर में बताया था एक वीडियो में, कल के वीडियो में हाथ में देखे थे ना, फाइल जो था किस तरीके से लग गया था, जिसके कारण ब्लडिंग हो रही थी, फिगर में दिखाया गया था। तो इन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए और सावधानी होनी चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है और कब नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, चार्जिंग के समय उपकरणों में प्रयुक्त बैटरी में झांकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मान लेते चार्जिंग के समय किसी चीज़ को झांक देते तो हीट होगी, है ना। उसके देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि चार्जिंग के समय बैटरी से हानिकारक तेजाब की गैस निकलती है, अगर आप झांक देंगे तो हीट होगी, गैस निकलेगा, जिसके कारण भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। यहाँ से अगला पॉइंट है दूसरा नंबर में, मशीनों की सुरक्षा। यहाँ से मशीनों की सुरक्षा के बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखिए आपको मशीन में सुरक्षा किस तरीके से करनी है, देखते हैं। अपनी सुरक्षा करते हुए जहाँ तक भी संभव हो, हमें मशीनों पर कार्य करने वाले अन्य औजारों तथा बहुत से सक्षम मापी यंत्रों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। मशीनों व औजारों आदि की सुरक्षा के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है गाइज, देखिए ध्यान कौन कौन सी बातों पर देना चाहिए, यहाँ अलग अलग पॉइंट पे करके दिया गया है। सभी सक्षम मापी यंत्रों को समय समय पर तेल लगाकर रखना चाहिए, विशेष रूप से बारिश के मौसम में इनकी देखभाल अवश्य करें, क्योंकि एक बार यंत्र को जंग लगने पर उसकी सक्षमता समाप्त हो सकती है। क्या होगा, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई भी टूल्स है, कोई भी औजार है, मान लेते हैं आपके पास प्लायर है, प्लायर पे आप ग्रीसिंग नहीं करेंगे, ऑयलिंग नहीं करेंगे तो जंग पकड़ सकता है, जाम हो सकती है। ठीक है, सही से प्रॉपर्ली आप उससे काम नहीं कर पाओगे। देखिए अगला पॉइंट क्या है, सभी सक्षम मापी यंत्रों का प्रयोग करने के बाद उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। कटिंग टूल जो भी होता है उससे अलग रखना चाहिए आपके और भी औजार से, जिससे क्या होगा, आपका जो कटिंग टूल है उसका जो कटिंग का जो पॉइंट होता है उसे घिस करके खराब हो सकती है। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट देखते हैं। चलती हुई मशीन पर किसी भी यंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी उपकरण का यूज नहीं करना चाहिए। क्या होगा उससे कि हो सकता है कि आपका मशीन ख़राब हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, है ना। इन सब चीज़ों से सुरक्षा रहना ज़रूरी है। अगला पॉइंट देखिए, मशीन की टेबल पर
हैमरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे टेबल पर स्पॉट्स पड़ जाएंगे, है ना गाइज। जिससे सतह की यथार्थता समाप्त हो जाएगी। क्या होगा, मान लीजिए मशीन से कहीं काम कर रहे हैं, अब उस पर आप हैमरिंग कर देंगे, हैमर से मार देंगे जोर से, तो क्या होगा, उसकी बैलेंस बिगड़ जाएगी, जिसके कारण आपका मशीन की जो यथार्थता है, जो इसकी एफिशिएंसी है, वो दक्षता है, वो खराब हो सकती है गाइज। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, चलती हुई मशीन में के गियर ना बदले, इससे गियर के टूटने की संभावना रहती है। अगर मशीन चल रही है तो उसमें अगर आप चलते मशीन में गियर बदलते हैं, तो हो सकता है कि मशीन की गियर जो है वो टूट जाए। ठीक है, तो हमें उसकी भी सावधानी रखनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, किसी मशीन पर कार्य करने से पूर्व उसकी कार्य विधि अवश्य समझ लेनी चाहिए, तथा कार्य करते समय सदैव पाँव के नीचे लकड़ी का बोर्ड रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप पूरा प्रॉपरली इंसुलेटेड रहेंगे, जिसके कारण आपको कोई दुर्घटना होने से आप बचे रहेंगे, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन या कोई भी ऐसा चोट नहीं लगेगा आपको, जिससे आप सेफ रहेंगे गाइज। ठीक है, इससे आपको शॉर्ट होने से भी आपके बॉडी में अगर करंट भी आता है, तो उसका जब तक ये रात पाथ पूरा नहीं होगा, तब तक आपको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक झटका नहीं लग पाएगा। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट और लग रहा है लास्ट पॉइंट है शायद, देखते हैं, एक मिनट देखते हैं इसका। नहीं गाइज, अभी और पॉइंट है, इसको देखते हैं। देखिए, किसी भी मशीन का कोई एक पार्ट खराब होने पर उसे तुरंत ठीक कर देना चाहिए, अन्यथा अन्यथा शेष पार्ट्स के भी खराब होने की संभावना बनी रहती है। मान लेते हैं कि आपकी मशीन जो है अगर जाम चल रही है, मान लेते हैं उसका बेयरिंग फूट गया है, मोटर का आपका बेयरिंग खराब हो गया, फूट गया है, आप बेयरिंग को नहीं बदलते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका मशीन जाम हो जाएगा, जिसके कारण आपकी कॉइल भी जल सकती है। इस तरीके से आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है, परेशानी बढ़ सकती है ना, आपकी मशीन की एफिशिएंसी दक्षता जो है बिल्कुल खराब हो सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की सावधानियाँ रखनी चाहिए आपको। उसके बाद आगे देखिए, अगला पॉइंट जो है यहाँ पे, सॉरी, अगला पॉइंट यहाँ पे है, देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पे, देखिएगा अगला पॉइंट, किसी भी नई रेती का प्रयोग करने से पहले उसे किसी नर्म किसी नर्म धातु पर चलाना चाहिए। उससे क्या होगा, किसी नर्म धातु पर आप चला देंगे रेती को, तो उससे रेती का जो है जो दांत होता है थोड़ा घिस जाएगा, ताकि दाग नहीं उठाएगा। आप मशीन पे आप डायरेक्ट से उसका यूज कर देंगे, तो मशीन पे पूरा दाग उठा सकता है, इससे उसको बचाना है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, रेत का प्रयोग करते समय उसे बार बार जेब पर नहीं मारना चाहिए, जॉब पर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इससे रेती की दांतों के खराब होने की संभावना बनी रहती है। अगर बार बार आप उसे जॉब पे लोहे पे किसी पे मारते हो, तो उसका दांत जो है पूरा खराब हो जाएगा और वो आपका सही से काम नहीं करेगा। फिर अगला पॉइंट देखिए, 1-2 माह तक रेती से कार्य करने के पश्चात उसे धुलवा लेना चाहिए। इससे रेती की कार्य अवधि बढ़ जाती है। ठीक है, आप 1-2 महीना काम कर लेते हैं रेती से, तो उसे साफ़ सफाई कर देना चाहिए, धुलवा लेना चाहिए, जिससे उसकी अवधि बढ़ जाती है, उसकी क्षमता एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसके बाद ये अगला पॉइंट देखिए, ये अगला पॉइंट क्या है, ये क्या कह रहा है कि सॉरी, अगला पॉइंट जो है आपका, रेती की सफाई के लिए अपने आसपास फाइल कार्ड रखना चाहिए, व समय समय पर फाइल कार्ड से रेती में फंसे लोहे का कण साफ करना चाहिए। नीचे दिए गए चित्र में देखते हैं, नीचे देखिए चित्र है, इसमें किस तरीके से साफ कर रहा है। यहाँ पे इसमें देख सकते हैं आप, इस तरीके से हम लोगों को फंसे हुए लोहे को साफ करना है, निकालना है। देखिए यहाँ रेती की सुरक्षा है, तो उसे फाइल गार्ड द्वारा साफ करना चाहिए। इस तरीके से इसे साफ करना, देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपको फाइल को साफ सफाई करके रखना चाहिए। देखिए, फिर अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। अगला टॉपिक है, सॉरी, अगला टॉपिक क्या है, कार्यखंड की सुरक्षा। अगला टॉपिक है कार्यखंड की सुरक्षा। देखिए इसमें, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। मशीनों की सुरक्षा के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कारीगर द्वारा कुछ मौलिक बातों का भी ध्यान रखा जाए, जो कार्यशाला में हो रहे कार्य तथा कार्यखंड के लिए लाभदायक हो। ऐसे ही कुछ मूल बातों का विवरण नीचे दिए गए हैं। देखिए अलग अलग इसमें पॉइंट दिया गया है, उससे देखते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए पॉइंट नंबर 1 में जो है, पॉइंट नंबर 1 में आप देखिएगा, किसी भी यहाँ पे है, यहाँ पे किसी भी कार्यखंड जॉब को मशीन पर बांधने से पहले जॉब की आकृति के अनुसार उसकी सही क्लैंपिंग का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि जब तक जॉब सही नहीं बांधा जाएगा, वह ठीक नहीं बन सकता। ठीक है गाइस, क्योंकि जब तक आप जॉब को सही से बांधेंगे, तब तक इधर उधर हिलेगा, गिर जाएगा, लूज रहेगा, तो आप उसे सही से बना नहीं पाओगे। उसके बाद अगले पॉइंट देखिए, जॉब को भली भांति मशीन पर बांधने के पश्चात सही कतरन औजार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि
जब तक कतरन औजार का सही प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक जॉब ठीक नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि वही बताया ना, अगर आप सही फाइल का या सही कटिंग मशीन का यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, उस पर दाग उठ सकता है, कट सकता है इधर उधर, है ना गाइस। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, ये वाला यहाँ से अगला पॉइंट है, जॉब को बनाते समय जॉब जॉब की माप के लिए उसकी सूक्ष्मता के अनुसार ही साधन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे रफ माप के लिए स्टील रूल तथा सक्षम माप के लिए माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर्स आदि का उपयोग करना चाहिए गाइस, ठीक है। अगर हम लोगों को नॉर्मली माप लेना है, रफली माप लेना है तो स्टील रूल का यूज करना है, और डीपली माप लेना है, एग्जैक्ट चाहिए तो माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर का यूज करना चाहिए गाइस। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, जॉब को बनाने से पहले किसी उसकी ड्राइंग को भली भांति समझ लेना चाहिए। इससे क्या होगा, मान लेते हैं आप किसी लोहे के टुकड़े को बना दिए काट कूट करके, पता चला कि उसका ड्राइंग कुछ और था, आप कुछ और बना दिया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है गाइस। फिर देखिए अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ से, ये क्या है, यदि किसी जॉब को ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो उसको बांधने के लिए सही फिक्सचर तथा माप के लिए आवश्यक गेज पहले पहले तैयार कर लेना चाहिए, जिससे जॉब को बनाने में कम समय लगे और उनकी माप भी एक समान बनाई जा सके, ठीक है। क्योंकि अलग अलग माप भी बन सकता है, कोई छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा, कोई की साइड से कटिंग हो जाएगी, कोई की ऊपर से कटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, अच्छे से हो, इसलिए प्रॉपर्ली मापी का मेजरमेंट करना चाहिए, उसका सेटअप बनाना चाहिए पूरा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखिए, यहाँ से अगला पॉइंट है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पे, जॉब की फाइलिंग के लिए प्रयुक्त रेती चिकनाई रेती होनी चाहिए। जो रेती जबकि जॉब को बना रहा है तो उसमें जो रेती का यूज करेंगे वो अच्छी रेती होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये वाला, धातु के टुकड़े अथवा पाइप को काटने में प्रयुक्त हक्सा के ब्लेडों को अधिक टाइट नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा लचीला होना चाहिए ताकि वो सही से उस पर लग सके। आप ऐसे काटते समय हाथ टेढ़ा हो तो पता चले कि ब्लेड ही टूट ना जाए, हाँ थोड़ा लूज होना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लेड्स टूटने का भय होता है, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला पूरा। उसके बाद देखिए ये वाला अगला पॉइंट, इसका अगला पॉइंट क्या है, हेक्सो ब्लेड से कटिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग करना आवश्यक है। कूलेंट क्या है, जब हम लोग ब्लेड से किसी लोहे को काटते हैं तब देखिए भैया वहाँ पे पानी हम लोग हल्का हल्का डालते हैं ताकि आपका ब्लेड हीट होकर के टूट ना जाए, तो इसलिए कूलेंट का वहाँ पे उपयोग करना चाहिए ताकि आपका ब्लेड ठंडा रहे। अगला देखिए, क्योंकि ब्लेड के गर्म होने पर उसकी कटिंग क्षमता समाप्त हो सकती है ना गाइस। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। देखते हैं आगे, ये देखिए यहाँ पे उसका अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पे, जिस मशीन पर करना है कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसकी सही प्रकार से लुब्रिकेशन एवं सफाई कर लेनी चाहिए। क्योंकि जिस मशीन पे हम लोग काम करने जा रहे हैं उसकी साफ सफाई, उसके लुब्रिकेशन सही से होना चाहिए ताकि मशीन सही से प्रॉपर्ली वर्क कर सके और आपकी मशीन की एफिशिएंसी अच्छी हो, आपका जो प्रोजेक्ट बने वो भी प्रोजेक्ट अच्छा दिखे, ठीक है गाइस। जो जॉब बना रहे हैं आप वो अच्छा बन सके। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, सूक्ष्म माप वाले उपकरणों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए एवं प्रयोग करने के पश्चात उन्हें कटिंग औजारों के पृथक रखना चाहिए। क्योंकि कटिंग औजार के साथ आप रख देंगे तो बताया ना कि आपका कटिंग औजार भी ख़राब हो जाएगा, उसका जो दांत होता है वो कट जाएंगे, टूट जाएंगे, और आपका जो माइक्रोमीटर है या फिर वर्नियर क्लिपर है, ये सब बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, ये भी ख़राब हो सकते हैं, तो इसे अलग अलग रखना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं ये वाला, कार्यशाला में जॉब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयुक्त ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जॉब को हानि पहुंचने की संभावना कम हो। नीचे दिए गए चित्र में आप देखिए गए, होता क्या है कि आप किसी जॉब को आप बना लेते हैं तो उसे एकदम ढंग से कहीं लेकर के जाइए ताकि उसे टूटने या फ्रैक्चर होने की संभावना कम हो या ना हो, ठीक है। देखिए ये व्यक्ति किस तरीके से लेकर के जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छा से प्रॉपर्ली इस तरीके से ढंग से लेकर के जाएँ। देखिए इसमें जो चक्का लगा हुआ है जिस तरीके से आप लोग लेकर के इसको जा सकते हैं ताकि ये सेफ रहे और सुरक्षित रहे, ठीक है गाइस। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका एक लास्ट पॉइंट है, ये वाला लास्ट पॉइंट देख लीजिए, यदि कोई मशीन मरम्मत करने योग्य हो तो उसे बिना मरम्मत किए प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा ज़्यादा खराबी होने पर मशीन दुर्घटना के कारण बन सकती है। ये समझ में आ गया कि अगर हम लोग ज़बरदस्ती उसे यूज़ करते हैं बिना तेल डाले बिना ग्रीसिंग किए तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपका जॉब भी सही नहीं बनेगा और दुर्घटना भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा। ये लास्ट पॉइंट एक देख लेते हैं, लास्ट और आखिरी पॉइंट, फिर
कल आप लोगों को फिर इसके आगे पढ़ाएंगे, इसके अगले टॉपिक कवर करेंगे। तो देख लीजिए ये क्या है, कार्यशाला सुरक्षा जो हम लोग कार्य करते हैं, देखिए है ना, उसके उसमें सुरक्षित कैसे रहना है, किस तरीके से, उसके बारे में यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए हमें हमें यहाँ पर देखते हैं एक मिनट। हम जानते हैं कि कार्यशाला में अधिकतर मशीनें वैद्युतिक सप्लाई पर प्रचलित होती है। वैद्युतिक सप्लाई एसी एवं एसी तथा डीसी दो प्रकार की होती है। एसी जो होता है, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, और डीसी का डायरेक्ट करंट होता है। तो दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है गाइस, यह सप्लाई एक निश्चित मान से ज़्यादा होने पर कार्यशाला में कार्य कर रहे कारीगर तथा मशीन दोनों के लिए खतरनाक होती है। क्योंकि अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो मान लेते हैं आपका जो बॉल लगा हुआ है वो अचानक से ब्लास्ट होगा, और कोई कारीगर नीचे काम कर रहा होगा तो उसे लग सकते हैं, उसका छोटा छोटा जो कण है टूट करके तो उसका बॉडी जल सकता है, उसका स्किन पे इफेक्ट हो सकता है ना गाइस। इन सब चीज़ों का सावधानी से करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ठीक है गाइस। और आपका मान लेते हैं ओवर वोल्टेज होने के कारण आपका मोटर का कॉइल भी जल सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझदारी से करना चाहिए। अतः देखिए आगे देखिए यहाँ से, अतः यह आवश्यक है कि कार्यशाला में वैद्युतिक उपकरणों मशीनों के साथ कार्य कर रहे कारीगरों को उससे होने वाली दुर्घटनाओं का भी ज्ञान हो, ताकि उपयुक्त सुरक्षा अपनाकर दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अतः कार्यशाला सुरक्षा के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए सुरक्षा के लिए हम लोग कौन कौन सी बात ध्यान में रखना चाहिए उसे देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए कार्यशाला, यहाँ पे पहला पॉइंट जो देखते हैं, कार्यशाला में कार्य करते समय प्रयुक्त वैद्युतिक रक्षक उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है गाइस, प्रॉपरली वहाँ पे जो वैयक्तिक है उस रक्षक का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कार्यशाला में शूज़ होना चाहिए, उसमें हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, इन सब चीज़ों का ये व्यवस्था जो है उपकरण के लिए आपको प्रॉपरली ये टूल्स होना चाहिए। जैसे कि हैमर हो तो हैमर में कहीं बीट टूटा हुआ ना हो, निकला हुआ ना हो, उसका हैंडल फ्रेश हो, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रशिक्षु को हमेशा अचालक कार्ययुक्त वैद्युतिक औजार पावर लीड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो अचालक का उपयोग करना चाहिए, और जो भी औजार है उसे पावर लीड का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। विद्युत परिचालित उपकरणों के नंगे हाथों तथा इंसुलेशन रहित औजारों को नहीं छूना चाहिए। जो भी मान लेते हैं कि कोई ऐसा नंगा तार है उसे ऐसे बिना ग्लव्स का हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो इंसुलेशन नहीं है जिस औजार पे, उसे नहीं छूना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। वैद्युतिक कार्यशाला में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने साथ साथ अन्य लोगों एवं मशीनरी की भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए गाइस। ठीक है, मान लेते हैं वहाँ पे आप कहाँ, जहाँ भी आपकी कंपनी है, जहाँ भी आपकी कार्यशाला है, वहाँ पे आप काम करें, और आपके साथ आपके जो भी कर्मचारी हैं उन लोगों का भी ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगला 5 नंबर पॉइंट यहाँ पे देखिए, कार्यशाला में विद्युत प्लगिंग सर्किटों उपकरणों आदि को गीले हाथों से न ही स्पर्श करना चाहिए, और ना ही उसकी मरम्मत करनी चाहिए। अगर आपके हाथ गीला है, भीगा हुआ है, तो या फिर आपका शरीर भीगा हुआ है तो उस स्थिति में आपको इन सब चीज़ों को छूना नहीं चाहिए, इसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, मेन पावर सप्लाई से तारों को संयोजित करते समय उनकी विशिष्टियों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मेन सप्लाई तारों को संयोजित करते समय उनकी विशिष्टियों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोगों को स्विच ऑफ करके रखना चाहिए, मेन स्विच है ना गाइस, प्लग निकाल करके रखना चाहिए, ताकि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का शॉक न लगे, दुर्घटना ना हो। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, प्रशिक्षु को मेन से संयोजित सभी उपकरणों को उचित परास एवं मानक सर्किटों अल्टरनेटरों में ही लगाकर प्रचालित करना चाहिए। ठीक है, जो भी सॉकेट है उन सबको प्रॉपरली कनेक्शन करने के बाद अल्टरनेटर को प्रचालित करना चाहिए, ताकि अगर हम लोग बाद में लगाते हैं तो स्पार्क होगा, जिसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। 8 नंबर पॉइंट देखिए, कार्यशाला में विद्युत संबंधी कोई खराबी होने पर कारीगर को चाहिए कि वह उसकी सूचना अपने बड़े अधिकारी को दे, ताकि दुर्घटना से बचे। ताकि इससे क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबको जानकारी होगा, वहाँ पे बोर्ड लगा देंगे तो जानकारी होती रहेगी, पता चलता रहेगा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ों के नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट देखते हैं। 9 नंबर जो पॉइंट है ये देखिए, अल्प ज्ञान के आधार पर विद्युत संबंधी कोई खराबी कभी भी स्वयं ठीक करने की कोशिश ना करनी चाहिए, क्योंकि यह जानलेवा हो सकता है। क्या होता है कि ओवरहेड लाइन जो होती है उसमें आपको नहीं करनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रॉपरली मिस्त्री को बुलाना चाहिए, या फिर आगे अपने सीनियर अधिकारी को नोटिस देना चाहिए, वो सही कराएंगे। आपको बिना जानकारी का, बिना सेफ्टी का कुछ भी नहीं करना चाहिए।
चाहिए गाइस, अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार, ठीक है। 10 नंबर में देखिए, कार्यशाला में कार्य करने से पूर्व कार्यशाला संबंधी नियमों का अवलोकन कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर्टी नॉलेज होगा, कंपनी में हमें क्या करना है, कार्यशाला में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, सभी चीज़ों का नॉलेज होगा। तो इससे हम सही से अपना काम कर पाएंगे, प्रॉपर्ली अपना वर्क कर पाएंगे, और कहाँ क्या है कहाँ नहीं है, इन सब चीज़ों का हमें नॉलेज होगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ से अगला टॉपिक जो है, यहाँ से अगला टॉपिक कल कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, इतना ही रखते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आपको क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है, ठीक है गाइस। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। अपने जो भी दोस्त यार हैं, जो भी ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं, उन लोगों को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए जोड़े यहाँ पे, उन्हें शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके, ठीक है। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।